गुड इवनिंग टू ऑल। आप सब लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके नॉर्सेट एग्जाम एंड आने वाले नर्सिंग के बहुत सारे एग्जामों में आपके काम आने वाले हैं। आपसे उम्मीद रहेगी कि आप कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों के रिप्लाई दें। ये ना सोचें कि आपका क्वेश्चन का आंसर जो है वो सही रहेगा या गलत रहेगा। अगर गलत रहता है तो उसका मैं आंसर बताऊंगा तो वो आप करेक्ट कर लें। और कोई भी क्वेरीज रहती है तो आप पूछें, कमेंट बॉक्स में अपने आंसर जरूर दें। पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट इज फॉर्म बाई। एक्चुअली कितनी सरफेस आपके हार्ट में होती हैं और उनमें से पोस्टीरियर सरफेस ऑफ हार्ट जो है उसका निर्माण किसके द्वारा होता है? पहला ऑप्शन है राइट एट्रियम, दूसरा ऑप्शन है लेफ्ट एट्रियम, थर्ड ऑप्शन है लेफ्ट वेंट्रिकल एंड फोर्थ ऑप्शन इज राइट वेंट्रिकल। सब अपने अपने आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। जो भी आपको लगता है कि इसका क्या सही आंसर हो सकता है, सभी बच्चों को लिखना है। बच्चा, इसका राइट आंसर जो हो सकता है, समझिए, इस क्वेश्चन को मैं समझाने का प्रयास करूंगा। आपका जो हार्ट होता है, हार्ट के अंदर टोटल 5 सरफेस होती हैं। 5 सरफेस जो है वो आपके हार्ट के अंदर प्रेजेंट होती हैं। सर कौन सी होती है? एक आगे वाली सरफेस होती है जिसे हम एंटीरियर सरफेस कहते हैं। आगे वाली जो सरफेस एंटीरियर सरफेस है उसे हम स्टर्नोकोस्टल सरफेस भी बोलते हैं। और एंटीरियर सरफेस का बच्चा निर्माण जो है वो आपके राइट वेंट्रिकल के द्वारा होता है। राइट वेंट्रिकल जो होता है वो आपकी एंटीरियर सरफेस का निर्माण करता है। दूसरा आपका जो होता है वो होता है पोस्टीरियर सरफेस। और पोस्टीरियर सरफेस का निर्माण लेफ्ट एट्रियम से होता है। तो एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों सरफेस आपको समझ में आनी चाहिए कि एंटीरियर सरफेस का निर्माण किससे होता है और आपका जो है पोस्टीरियर सरफेस का निर्माण किससे होता है। तो एंटीरियर सरफेस का निर्माण राइट वेंट्रिकल से और पोस्टीरियर का निर्माण लेफ्ट एट्रियम से। तो ये बात आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। उसके बाद में जो हमारी सरफेस बनती है उसे नीचे वाली जो सरफेस होती है जिसे हम इंफीरियर सरफेस कहते हैं बच्चा। इंफीरियर सरफेस आपकी जो है लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल से बनती है। तो आप नीचे वाली सरफेस को तो समझ लीजिए। राइट और लेफ्ट जो वेंट्रिकल्स हैं, मतलब नीचे का जो सिस्टम है, इंफीरियर जो सरफेस है वो तो हमारा वेंट्रिकल्स बनाते हैं। इंफीरियर सरफेस क्लियर है? देखिए अभी सारी सरफेस क्लियर हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन जो है आपका गलत नहीं होना चाहिए, इस पर थोड़ा सा फिर आप फोकस करिए। अगर ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग हुआ भी है तो नेक्स्ट क्वेश्चन गलत ना हो, समझें। एंड राइट पल्मोनरी सरफेस एंड लेफ्ट पल्मोनरी सरफेस। राइट और लेफ्ट की अगर बात करें बच्चा, तो राइट और लेफ्ट पल्मोनरी सरफेस, तो राइट पल्मोनरी राइट एट्रियम से बनती है और लेफ्ट पल्मोनरी लेफ्ट वेंट्रिकल आपका जो है वो बनाने का कार्य करता है। तो ये बात हमें समझ में आनी चाहिए। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कैसे सर। देखिए बेटा, माना कि ये हार्ट है, तो हार्ट की एक सरफेस आगे वाली है, एक सरफेस पीछे वाली है। समझ में आया? एक सरफेस ये नीचे वाली है, एक सरफेस ये वाली है, एक ये साइड वाली है। तो नीचे वाली सरफेस, इंफीरियर सरफेस की अगर बच्चा बात करें तो इंफीरियर सरफेस आप समझ जाइए, इंफीरियर सरफेस राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा बनती है। तो पहला सरफेस क्लियर होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन जो उठता है बेटा वो सुनिएगा। एंटीरियर सरफेस जो है आपकी, एंटीरियर आगे, वो आपके राइट वेंट्रिकल से बनती है तथा राइट वेंट्रिकल से बनेगी, तथा जो पीछे वाली सरफेस है वो आपके लेफ्ट एट्रियम से बनेगी। ठीक है। उसके बाद में राइट पल्मोनरी जो सरफेस है, राइट पल्मोनरी जो सरफेस है बच्चा, वो आपकी किससे बनेगी? राइट एट्रियम से बनेगी। और लेफ्ट पल्मोनरी सरफेस जो है आपके लेफ्ट जो है वेंट्रिकल से बनेगी। ये थोड़ा सा आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाना चाहिए।
एंटीरियर सरफेस राइट वेंट्रिकल, पोस्टीरियर सरफेस लेफ्ट एट्रियम, इंफीरियर सरफेस लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स, राइट पल्मोनरी सरफेस राइट एट्रियम एंड लेफ्ट पल्मोनरी सरफेस लेफ्ट वेंट्रिकल। सो इस क्वेश्चन का आंसर जो अच्छा आंसर होगा कि पोस्टीरियर जो सरफेस है बच्चा, वो पोस्टीरियर सरफेस आपकी किससे बनती है, वो आपका क्वेश्चन होना चाहिए लेफ्ट एट्रियम इज राइट आंसर। ओके, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लाइकोस यूरिया इज द स्टेशन ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। क्वेश्चन ये है बेटा कि ग्लाइकोज यूरिया का मतलब होता है यूरिन के अंदर ग्लूकोज का भार आना। यूरिन के अंदर, यूरिन में ग्लूकोज का भार आना क्या कहलाएगा, आपका ग्लाइकोज यूरिया कहलाएगा। क्वेश्चन ये है कि ग्लाइकोज यूरिया इन सभी कंडीशनों में देखने को मिलता है, एक को छोड़ के। एक कंडीशन ऐसी है जिसमें हमें ग्लाइकोज यूरिया नहीं देखने को मिलेगा, बाकी सारी कंडीशन में हमें ग्लाइकोज यूरिया देखने को मिलेगा। बेटा ग्लाइकोज यूरिया ग्लूकोज तब हमें यूरिन में देखने को मिलेगा जब आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहे। इस क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास करिए फर्स्टली तो, कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। सब लोग आंसर कर रहे हैं बच्चा, ठीक है। तो अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं कि ग्लाइकोज यूरिया इज द मैनिफेस्टेशन। अब आपका ग्लाइकोज यूरिया तो बच्चा तब देखने को मिलेगा ना आपके जो यूरिन है, जब आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहेगा। डायबिटीज मेलाइटिस में आपका ब्लड शुगर लेवल बच्चा बढ़ा रहता है। आपका डायबिटीज मेलाइटिस में ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज रहता है। आपकी कुशिंग डिजीज या कुशिंग सिंड्रोम की बात करें बेटा, तो कुशिंग डिजीज और कुशिंग सिंड्रोम में भी आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा रहता है, यस और नो। और हाइपरथायरॉयडिज्म की बात करें बेटा, तो हाइपरथायरॉयडिज्म में भी आपके ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, इसमें भी आपका बढ़ा रहेगा। बट SIADH आर नॉट रिलेटेड विथ ग्लूकोज लेवल। SIADH मीन्स सिंड्रोम ऑफ, ये जो डिजीज है वो सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक, एंटी डायरेटिक हार्मोन मीन्स ये जो आपकी प्रॉब्लम है, ये आपकी प्रॉब्लम ADH हार्मोन, जो कि ADH हार्मोन जो एंटी डायरेटिक हार्मोन है, जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट होता है। और पिट्यूटरी के भी पोस्टीरियर जो पोर्शन होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, उस पोस्टीरियर जो पोर्शन है वहां से, मतलब पोस्टीरियर लॉब ऑफ पिट्यूटरी से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम होता है ADH, जिसे हम किसके नाम से भी जानते हैं बच्चा, जिसे हम बेजोप्रेसिन के नाम से जानते हैं। इस हार्मोन की अधिकता की वजह से ये SIADH प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो एंटी डायरेटिक हार्मोन हमारा वाटर का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, वाटर का रिटेंशन हमारी बॉडी में बढ़ाता है। तो ये वाटर से रिलेटेड और सोडियम से रिलेटेड है बच्चा। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ADH जो हार्मोन होता है वो सोडियम का या वाटर का रिटेंशन करता है, तो हमारा आंसर आएगा वाटर का रिटेंशन करता है। सोडियम का नहीं बोलना है, वाटर का करना है। एल्डोस्टेरोन का पूछा जाएगा तो सोडियम का रिटेंशन करना है, क्योंकि ADH का विपरीत एक हार्मोन होता है जिसे हम कहते हैं एल्डोस्टेरोन, जो कि एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा रिलीज किया जाता है, वो भी हमें पता होना चाहिए। तो बच्चा इसमें 4 प्रॉब्लम दी गई हैं इस क्वेश्चन के अंदर, और चारों प्रॉब्लम में समझिए, चारों प्रॉब्लम्स के अंदर, चारों में से 3 प्रॉब्लम्स के अंदर ब्लड शुगर लेवल आपका बढ़ा रहता है, जबकि एक प्रॉब्लम ऐसी है जिसका ब्लड शुगर से कोई लेना देना नहीं है। जब बच्चा इसका ब्लड शुगर से लेना देना नहीं है, तो आपके यूरिन में ब्लड शुगर, मतलब जो शुगर है मीन्स ग्लूकोज है, वो नहीं आएगा, मतलब ग्लाइकोस यूरिया नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है बच्चा, वो SIADH सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट हार्मोन होगा। देखिए हम कुछ क्वेश्चंस की बातें करेंगे, इसका थोड़ा सा समझ लेते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है। जब हाइपरथायरॉयडिज्म होता है बेटा, तो हाइपरथायरॉयडिज्म में आपको थायराइड जो हार्मोन्स हैं उनका लेवल बड़ा देखने को मिलता है। थायराइड जो हार्मोन है, वो थायराइड हार्मोन का लेवल क्या होता है बच्चा, इसके अंदर बड़ा होता है। और थायराइड हार्मोन का लेवल बड़ा होने की वजह से आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। मेटाबॉलिज्म बढ़ता है तो आपकी बॉडी का हीट का लेवल बढ़ा रहता है, आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, ठीक है। आपकी आईज जो है वो बल्जिंग ऑफ आईज देखने को मिलती है, ठीक है। आपका फेशियल फ्लैशिंग देखने को मिलेगी। इनलार्ज थायराइड, बेटा इनलार्ज थायराइड हमें हाइपोथायरॉयडिज्म में भी देखने को मिल सकती है और हाइपरथायरॉयडिज्म में भी मिल सकती है। टेकिकार्डिया होगा, यहाँ पर आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है, यहाँ पर आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ा हुआ है, तो टेकिकार्डिया देखने को मिलेगा। BP बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है। ये सारी वेट लॉस देखने को मिलता है, वेट गेन नहीं होता। जब हाइपोथायरॉयडिज्म होता है तो वहां पर आपको वेट
गेन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो आप जो हम जब डिस्कशन करते हैं दूसरे टॉपिक का या एंडोक्राइन में, तब इनके बारे में डिस्कशन करते हैं। कुशिंग सिंड्रोम में भी आपको खूब जो है ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन देखने को मिलती है, मून फेस देखने को मिलता है। स्पेशल फीचर्स है जो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ट्रंकल ओबेसिटी देखने को मिलती है और आपकी एक्सट्रीमिटी जो है वो थिन देखने को मिलती है। ट्रंकल विद थिन एक्सट्रीमिटी, ये इसका स्पेशल फीचर होता है। ऑस्टियोपोरोसिस होने लगता है, बोन कमजोर होने लगती है क्योंकि यहाँ पर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का लेवल बढ़ा हुआ है। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं, बट इस पर हम फोकस नहीं करेंगे, मैंने आपकी जानकारी के लिए बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे बच्चा, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आप आंसर करिएगा। द फॉलोइंग नर्व सप्लाई टू द मसल ऑफ द फोर आर्म एक्सेप्ट, मीन्स इनमें से कौन सी नर्व है जो आपकी फोर आर्म को सप्लाई करती है, एक्सेप्ट मतलब कौन सी नहीं करती है। आपको एक्सेप्ट का जवाब देना है, मतलब कौन सी नर्व आपके फोर आर्म को सप्लाई नहीं करती है। जल्दी आंसर करिएगा बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर। आपका राइट आंसर जो है वो राइट आंसर क्या हो सकता है। आप प्रयास करेंगे, आप अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छे आंसर देने का प्रयास करें। सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है, सब लोग अच्छा आंसर करें। चलिए देखिए बेटा, हमें सबको पता है रेडियल नर्व, आपकी मीडियन नर्व, आपकी अल्नर नर्व, ये तीनों नर्व आपके फोर आर्म में है। और जो बची है वो तो सिंपल ही हो गया बेटा कि आपकी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व जो होती है वो आपकी अपर आर्म में रहेगी। तो आप समझने का प्रयास करिए बेटा। हमारा कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है कि हमारी जो फोर आर्म होती है उसमें कौन कौन सी मसल होती हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि फोर आर्म के अंदर मसल्स कौन कौन सी होती हैं वो बताइए। तो बच्चा समझिएगा, बहुत अच्छा है क्वेश्चन है। एक तो होती है हमारे पास में एफ सी आर, एक होती है बच्चा एफ सी यू, एक एफ सी आर है, एक एफ सी यू होती है। ठीक है, एक होती है प्रोनेटर टेरेस। कौन सी होती है बच्चा, प्रोनेटर टेरेस होती है। मसल्स के नाम बता रहा हूं बच्चा, हाँ। और एक होती है आपकी पाल्मेरिस लॉन्गस, पाल्मेरिस लॉन्गस। थोड़ा सा समझेंगे तो इजी है। एफसीआर का मतलब क्या होता है मैं बताता हूं, फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस। एफ मतलब फ्लैक्सी, सी मतलब कार्पेलिस, कार्पी, और आर मतलब रेडियलिस। जैसे आपने रेडियलिस लिखा रेडियल साइड में, और आप यू फॉर अल्नेरिस, तो आपका सीधा हो गया फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस, फ्लेक्सर कार्पी अल्नेरिस। तो दो तो आपकी मसल ये क्लियर हुई, एक तो फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस होती है और एक आपकी फ्लेक्सर कार्पी अल्नेरिस होती है। उसके बाद में एक मसल का नाम होता है बेटा प्रोनेटर टेरेस, और दूसरी जो है आपकी पाल्मेरिस लॉन्गस होती है। तो प्रोनेटर टेरस होती है, पाल्मेरिस लॉन्गस होती है। एफसीआर का मतलब फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस है, और एफसीयू का मतलब बचा फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस है। तो ये जो मसल हैं ये आपकी फोर आर्म की मसल है, ये थोड़ा सा आपको याद रहे, अच्छी बात है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो आपको पता ही है, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व इज राइट आंसर, बिकॉज मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व आर नॉट प्रेजेंट इन फोर आर्म। ओके बच्चा, तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस ये आपको जो नर्व है वो मैंने आपको दे दी है कि कौन कौन सी आपकी कहाँ से सप्लाई हो रही है, कैसे क्या होगा वो आपको लिख दिया है, नर्व के नाम भी लिख दिया है। अगला क्वेश्चन है कंप्रेशन ऑफ द ब्लीडिंग कैरोटिड आर्टरी इमीडिएटली लीड टू। अगर आपने अगर ब्लीडिंग हो रहा था और आपने कैरोटिड आर्टरी को, कंप्रेशन ऑफ ब्लीडिंग कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी से आपकी क्या हो रही थी बेटा, ब्लीडिंग हो रही थी, और आपने क्या किया, उस आर्टरी को दबा दिया, कंप्रेस्ड कर दिया। अगर आपने कंप्रेस किया है तो उससे क्या देखने को मिल सकता है, उसे वॉमिटिंग होगी, या स्ट्रोक होगा, या ब्लाइंडनेस होगी, या लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल। थोड़ा सा जल्दी आंसर करने का प्रयास करिएगा कि राइट आंसर क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का। सब लोग बच्चा आंसर करिएगा जल्दी। सब लोग अच्छा आंसर कर रहे हैं, कोशिश करिए कि बेहतरीन आंसर आप कर पाए। यस, देखिए बेटा समझने का प्रयास करिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है। अगर आपने कैरोटिड आर्टरी को क्या कर दिया बच्चा, अगर आपने कैरोटिड आर्टरी को कंप्रेस किया, तो कैरोटिड आर्टरी को अगर आपने कंप्रेस किया तो आपका क्या होगा बेटा, ब्रेन का ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब हो जाएगा,
और ब्रेन की अगर ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब होती है तो ये आपका ब्रेन टिश्यू का डैमेज करेगा। भाई ब्रेन आपका जब प्रॉपर ब्लड सप्लाई रिसीव नहीं करेगा, वहां पर प्रॉपर जो आपकी ब्लड सप्लाई है बच्चा, वो प्रॉपर ब्लड सप्लाई जब नहीं हो पाएगी, तो प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होने की वजह से वहां पर क्या हो जाएगा बेटा, डैमेज होगा। मतलब वहां पर क्या डेवलप होने वाला है, स्ट्रोक डेवलप होगा। भाई आप कंप्रेशन कैरोटिड आर्टरी का करते हैं तो उससे वॉमिटिंग का तो कोई मतलब नहीं है बेटा, उससे ब्लाइंडनेस भी नहीं दिख रहा है, उससे लॉस ऑफ सेंस ऑफ जो स्मेल, मतलब नोज से रिलेटेड कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आंखों से रिलेटेड कुछ नहीं कर रहे बेटा। ये ब्रेन की ब्लड सप्लाई, क्योंकि हमें पता है कि हमारे ब्रेन की ब्लड सप्लाई के लिए मेनली 4 आर्टरी होती हैं, पता है ना। 2 इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती हैं, मतलब कैरोटिड आर्टरी आपको किसको सप्लाई करती है बेटा, 2 इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती हैं, कैरोटिड आर्टरी होती हैं, और 2 वर्टिब्रल आर्टरी होती हैं, 2 वर्टिब्रल आर्टरी होती हैं। तो ये हमें दोनों ही क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि बच्चा ये आपका सर्कल ऑफ ब्लस बनाते हैं, और सर्कल ऑफ ब्लस के द्वारा आपके ब्रेन को सप्लाई मिलती है। तो अगर आपने कैरोटिड आर्टरी को कंप्रेस किया है, तो कैरोटिड आर्टरी को कंप्रेस करने के बाद कौन सी कंडीशन आपको हो सकती है बच्चा, आपकी कंडीशन स्ट्रोक हो सकती है। यस, ये मैंने लिख के दिया है कि लॉस ऑफ द ब्लड फ्लो टू द पार्ट ऑफ द ब्रेन मींस, अगर आपके ब्रेन के किसी भी पार्ट को ब्लड का फ्लो का लॉस हो जाता है तो विच डैमेज द ब्रेन टिश्यू, मतलब वो आपके ब्रेन टिश्यू को डैमेज करेगा। स्ट्रोक्स आर कॉज्ड बाय द ब्लड क्लॉट और ब्रोकन ब्लड वेसल इन द ब्रेन, अगर ब्रेन में ऐसा हो जाता है, ब्लड वेसल्स वगैरह ब्रोकन हो जाती हैं, इस तरीके की कोई प्रॉब्लम होती है, तो वहां पर स्ट्रोक हो सकता है। तो राइट आंसर यहाँ का बच्चा क्या था, स्ट्रोक था। देखिए कुछ और भी बातें हैं जो आपको स्ट्रोक के रिगार्डिंग रखनी चाहिए, कि बच्चा जब स्ट्रोक होता है ना, तो आपको वार्निंग साइन कैसे पता लगने चाहिए, कि क्या क्या वार्निंग साइन हो सकते हैं। तो स्ट्रोक के कुछ वार्निंग साइन होते हैं बेटा। बी फास्ट, बी का मतलब है इसमें बैलेंस में प्रॉब्लम आने लगती है। ई मतलब आई में ब्लड विजन हो जाता है। एफ का मतलब है बेटा फेस लटक जाता है, फेशियल ड्रूपिंग देखने को मिलती है। आर्म में आपकी वीकनेस आ जाएगी, आर्म हो या लेग हो दोनों में वीकनेस आएगी। बोलने में दिक्कत आएगी, स्पीच डिफिकल्टी हो जाएगी। और टी मतलब इस, अब आपको टाइम है, टाइम टू कॉल फॉर एम्बुलेंस, जल्दी से आप क्या करना है, कॉल कर देना है एम्बुलेंस के लिए, जल्दी जल्दी करना है। बी फास्ट करके हमें इसके जो वार्निंग साइन है वो पता होना चाहिए, कि बी मतलब बैलेंसिंग में दिक्कत है, ई मीन्स आपको आई में मतलब विजन में प्रॉब्लम आएगी, एफ मतलब फेशियल प्रॉब्लम आएगी, आर्म और आपकी लेग्स हैं वो आपकी वीकनेस होगी, आपको स्पीच में डिफिकल्टी होगी। ये आपको बेटा याद होना चाहिए। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके वार्निंग साइन क्या हो सकते हैं, वार्निंग साइन ऑफ स्ट्रोक, तो बच्चा आपको सबको याद होना चाहिए कि वार्निंग साइन ऑफ स्ट्रोक में बी फास्ट करके हम पढ़े, और बी फास्ट से हम क्या पढ़े, मतलब बैलेंस में प्रॉब्लम होगी, देखने में प्रॉब्लम होगी, फेशियल ड्रूपिंग होगी, मतलब एक तरफ से फेस लटक जाएगा, आर्म और हमारी लेग्स जो है वो वीक देखने को मिलेंगी, और एस मतलब बेटा हमें स्पीच में डिफिकल्टी आएगी, और टी का मतलब है अब ये टाइम है कि हमें कॉल करना चाहिए और हमें जो है एम्बुलेंस को बुला लेना चाहिए। तो बेटा जी ये हमारे जो है कुछ स्ट्रोक से रिलेटेड वार्निंग साइन हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत इजी क्वेश्चन है, कि काला आजार इज ट्रांसमिटेड बाय, काला आजार किसके द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है। तो काला आजार जो होता है बच्चा, वो हमारा कौन सा मच्छर है जो ट्रांसमिट करता है। तो ये तो क्वेश्चन बहुत सीधा है, तो आप जल्दी आंसर कर सकते हैं इसका। सब लोग आंसर करिए बेटा, जल्दी जल्दी आंसर करें। यस, तो बेटा जी काला आजार जो होता है वो कौन सी जो है आपकी जो आपका उसका वेक्टर है वो क्या हो सकता है। तो काला आजार का वेक्टर, सीधा क्वेश्चन है बेटा, सैंड फ्लाई के द्वारा होता है। दूसरा क्वेश्चन, कालाजार को बेटा हम लिस्मेनियसिस भी कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए कि कालाजार जो डिजीज है उसको हम क्या कहते हैं बच्चा, लिस्मेनियसिस के नाम से भी जानते हैं। इसे लिस्मेनियसिस या कालाजार कहते हैं बच्चा। इसमें हम जो दवाई देते हैं तो सोडियम स्टीवोग्लूकोनेट, SSG, सोडियम स्टीवोग्लूकोनेट करके एक दवाई आती है, मैं लिख देता हूं, सोडियम सोडियम स्टीवो ग्लूकेनेट जो दवाई होती है बच्चा, वो हम यहाँ पर देते हैं। उसके अलावा हम एम्फोटेरिसिन बी भी दे सकते हैं, ठीक है। और भी कई दवाइयाँ होती हैं वो दे सकते हैं, बट आपके ये क्वेश्चन में ये तो याद होना चाहिए कि हम
एम्फोटेरिसिन बी सोडियम स्टीरोग्लूकोनेट। प्राइटिबेसम ज्यादातर जो है सोडियम स्टीरोग्लूकोनेट जो मेडिसिन है वही हम इस पेशेंट को दे रहे होते हैं, तो ये भी हमें बच्चा याद होना चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको पता ही था, सैंडफ्लाई था। अगला क्वेश्चन है बेटा आपकी स्क्रीन पर, सेंसस पॉपुलेशन काउंट इज इन द रेफरेंस टू। मतलब आपकी जो सेंसस है ना वो कब काउंट की जाती है, मतलब किस रेफरेंस क्या रखा जाता है, उसका कितने डेट तक रखा जाता है। देखिए पहले तो ये पता होना चाहिए कि इंडिया में फर्स्ट सेंसस कब हुई बच्चा। तो इंडिया में फर्स्ट सेंसस आपका 1881 के अंदर हुई। मतलब कौन सी सेंचुरी में हुई थी बच्चा, 19th के अंदर, 19th सेंचुरी के अंदर आपकी जो है बच्चा सेंसस हुई थी। और जो हमेशा सेंसस जो बेटा जो उसका रेफरेंस पॉइंट होता है वो 1 मार्च होता है। कब होता है बच्चा, 1 मार्च होता है। और अभी हमारे पास में जो सेंसस के डाटा हैं, एवरी 10 ईयर में जो है हमें सेंसस के डाटा पब्लिश करने होते हैं, एवरी 10 ईयर में। ठीक है बच्चा। तो अभी अगर मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछूं कि आपकी लास्ट सेंसस कब हुई थी, तो आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि लास्ट सेंसस हमारी अभी 2011 में हुई थी, होनी थी 2021 में। 2011 के बाद 10 साल बाद 2021 होता है, 2021 में होनी थी। बट किन्हीं कारणों से, और किन्हीं कारणों में एक्चुअल में क्या हुआ बेटा कि कोरोना आ गया था, इस वजह से आपकी सेंसस नहीं हो पाई थी। तो अभी 2021 का जो डाटा है वो पब्लिश नहीं हुआ है, ये बात आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारी सेंसस कौन सी बार जो है आपका जो है पब्लिश नहीं हो पाई है, तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि कौन सा जो है आपका पब्लिश नहीं हुआ है। इसमें हमारा डिले हो गया है बेटा, 2021 वाला जो सेंसस है वो डिले है। वैसे 10 साल में आती थी सेंसस, 2021 वाली नहीं आ पाई है, वो कोरोना की वजह से नहीं आई थी। तो ये थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। तो ये आप थोड़ा सा क्वेश्चन है वो आप याद रखेंगे। ठीक है, बढ़ो बेटा आगे। तो इसका इस क्वेश्चन का आंसर है 1 मार्च। कि हम जो रेफरेंस पॉइंट मानते हैं सेंसस के लिए, उसका बढ़िया आंसर बच्चा क्या होता है, वो आपका 1 मार्च होता है। ये भी याद होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेटा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी अकर एज ए पेंटामेरिक स्ट्रक्चर। मतलब कौन सी एंटीबॉडी होती है बेटा जो आपकी पेंटामेरिक स्ट्रक्चर के साथ होती है। तो बेटा जी आपको याद होना चाहिए कि हमारा आपके जो एंटीबॉडीज होते हैं या इम्यूनोग्लोबिन होते हैं बेटा, हम गामड़े के रूप में पढ़ते हैं। मतलब कि गामड़े मतलब जी, IgA, IgM, IgD और IgE, ये बच्चा जी पता होना चाहिए। आईजीजी के बारे में ये कहा जाता है सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में जो पाई जाती है, सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है, वो आईजीजी होती है। और ये प्लेसेंटल बैरियर को भी क्रॉस करके माँ से बच्चे में आ जाती है। आईजीए हमें कहाँ मिलती है बच्चा, हमें ब्रेस्ट मिल्क में मिलती है, जो बच्चे को जो है इम्यूनिटी देने का काम करती है, जिससे बच्चा जो है बार बार में बीमार ना पड़े। ये सारी चीजें मिलती है। आईजीएम बेटा, आईजीएम साइज में बड़ी होती है, पेंटामेरिक स्ट्रक्चर होती है इसकी। ठीक है, और इसे इसीलिए हम मिलीनियर मॉलिक्यूल के नाम से भी जानते हैं। इसे हम क्या कहते हैं बच्चा, मिलीनियर मॉलिक्यूल के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी आपको थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी पता होनी चाहिए कि ये आपका मिलीनियर मॉलिक्यूल्स है। और बेटा जब भी आपको कोई इन्फेक्शन होता है, तो इन्फेक्शन के दौरान सबसे पहले कोई आपका इम्यूनोग्लोबिन आता है, तो वो आईजीएम आता है। तो अगर मैं कहूं कि आपके ब्लड में अगर मुझे आईजीएम इम्यूनोग्लोबिन देखने को मिल रहा है, अगर ब्लड में आईजीएम इम्यूनोग्लोबिन देखने को मिल रहा है, ये आपका एक्यूट इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है कि अभी आपका इन्फेक्शन नया नया हुआ है। क्योंकि जब स्टार्टिंग होती है ना इन्फेक्शन की, तो आपका आईजीएम आता है। तो आपके ब्लड में अगर आईजीएम मॉलिक्यूल्स देखने को मिल रहे हैं, तो आप सीधा सीधा क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं कि ये आपका क्या इंडिकेट कर रहा है बच्चा, कि आपका इंडिकेट कर रहा है कि वहां पर एक्यूट इन्फेक्शन है। तो बेटा जी विच ऑफ द, अच्छा और लास्ट है आईजीडी। आईजीडी के फंक्शन जो है बहुत ज्यादा विस्तृत रूप से ज्ञात नहीं है। आईजीए बेटा आपके जो भी एलर्जिक कंडीशंस होती हैं, उन एलर्जिक कंडीशंस में हमें देखने को मिलता है। तो ये कुछ
कहानी यहाँ है बेटा, कुछ आपके डाटा हैं जो आपके इम्यूनोग्लोबिन से रिलेटेड हैं, इनको आपको याद रखना कंपलसरी है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था बेटा कि पेंटामेरिक स्ट्रक्चर जो है वो कौन से इम्यूनोग्लोबिन की होती है, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बच्चा कि इसमें आपका पेंटामेरिक स्ट्रक्चर जो है आपके आईजीएम की होती है बेटा। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ बेटा जी। ये देखिए मैंने इसमें लिख दिया है बेटा, पेंटामेरिक जो स्ट्रक्चर है वो आपकी किसकी है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ये पेंटामेरिक स्ट्रक्चर आपके आईजीएम की है। और याद रखिएगा ये जो पेंटामेरिक स्ट्रक्चर है बेटा, इनमें बॉन्ड कौन सा होता है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। ये आपके अलग अलग जो टावर्स की जो आपके कनेक्शन हैं वो किसके द्वारा होते हैं, वो डाइसल्फाइड जो बॉन्ड होते हैं वो इसको एकजुट करने का, इनको आपस में बांधे रखने का काम बेटा जी करेगा। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड एज मिलीनियर मॉलिक्यूल्स, आईजीएम फॉर्म ड्यूरिंग द अर्ली पीरियड ऑफ इन्फेक्शन या रिएक्शन, सो इट्स प्रेजेंस इंडिकेट द एक्यूट इन्फेक्शन। मैंने सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए जो है साझा कर दी है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चा, बोनेज टेस्ट इज यूज टू कंफर्म। जो बोनेज टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं वो किस चीज को कंफर्म करने के लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन आता है बच्चा स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, दूसरा ऑप्शन होता है आपके सामने न्यूरोजेनिक इनकॉन्टिनेंस, थर्ड ऑप्शन आपके पास में होता है ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस, और फोर्थ ऑप्शन है बच्चा अर्ज इनकॉन्टिनेंस। जल्दी करें, सब लोग आंसर करें। यस, सब लोगों ने आंसर अच्छा कर रहे हैं, सभी लोग अच्छा आंसर कर रहे हैं बच्चा, तो बढ़िया लगेगा। गुड, चलिए देखिए बेटा जी, बोने टेस्ट जो है, पहले तो आप ये समझिए कि बोने टेस्ट हम कैसे करते हैं वो मैं एक डिटेल में बताऊंगा, बट पहले समझना है कि बोने जो टेस्ट है वो बोने टेस्ट किसके लिए किया जाता है। तो इसका सीधा तो ये है कि बेटा बोने टेस्ट हम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के लिए करते हैं। बट अब स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस क्या होता है सर, और ये इनकॉन्टिनेंस क्या क्या होते हैं बेटा। देखिए, जब आपके अब्डोमेन में प्रेशर बढ़े, किसी भी रीजन से आपके अब्डोमेन में प्रेशर बढ़े, अब्डोमिनल प्रेशर बढ़ने की वजह से अगर यूरिन का लीकेज हो जाता है बच्चा, तो उसे हम कहते हैं स्ट्रेस, मतलब कि प्रेशर की वजह से आपका यूरिन निकला, उसे हम कहते हैं अब्डोमिनल प्रेशर की वजह से अगर आपका यूरिन लीकेज हो जाता है, वो आपका स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहलाता है। जैसे आप वजन उठा रहे थे, तो वजन उठाएंगे तो आपके अब्डोमेन पे प्रेशर आएगा, और उस अब्डोमेन के प्रेशर की वजह से अगर यूरिन का लीकेज हुआ है, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस होता है। ठीक है बच्चा, एक एक इनकॉन्टिनेंस समझ में आया। और भी इनकॉन्टिनेंस समझाता हूँ। अर्ज इनकॉन्टिनेंस क्या होता है। अर्ज इनकॉन्टिनेंस है आपको अर्ज का मतलब होता है बच्चा यूरिन को पास आउट करने के लिए आपको एक सेंसेशन आना। जैसे आपको होता है ना कि अभी मुझे यूरिन पास आउट करना है, आपको सेंसेशन आने लगता है, आपको लगने लगता है कि मुझे यूरिन पास आउट करने के लिए वॉशरूम जाना है, वो अर्ज आ रही थी। और अर्ज आने के बाद में आप अगर नहीं गए तो आपको क्या हो गया, यूरिन का लीकेज हो गया, ये अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहलाता है। एक होता है ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस, आप बहुत देर से, ठीक है ना, आपने क्या कर रखा था, ओवरफिल्ड हो गया, आपका ब्लेडर है उसमें फुल यूरिन हो रखा था। अर्ज तो आपके 150 से 200 ml पे आती है बेटा, और ओवरफ्लो 150, क्योंकि आपके यूरिन नरी ब्लेडर की जो कैपेसिटी होती है वो 1 लीटर होती है, और आपने भरे गए आप फुल हो रखा है, और अब आप जो है मतलब ये कह रहे हैं कि ओवरफ्लो अगर हो गया उसकी वजह से निकला, तो ये है न्यूरोजेनिक इनकॉन्टिनेंस। बच्चा वो इनकॉन्टिनेंस है जब आपके ब्लेडर पर आपका नर्वस सिस्टम का कंट्रोल खत्म हो गया है, इसके लिए उसमें शिथिलनेस है, और आपका यूरिन को वो रोक नहीं पाता है, वो बाहर आ जाता है। तो नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम की वजह से जब यूरिन को कंट्रोल करना, रिटेन करना पॉसिबल नहीं होता है, वो बाहर आ रहा है, तो ये न्यूरोजेनिक इनकॉन्टिनेंस कहलाएगा। ये स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वगैरह जब किसी पर्सन को हो जाती है तो इस तरीके की प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकती है। तो बच्चा अभी यहाँ पर हमें इनकॉन्टिनेंस समझ में आया, और बोने टेस्ट जो करते हैं बच्चा, वो बोने टेस्ट हम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के लिए करते हैं, ये भी हमें समझ में आना चाहिए। तो राइट आंसर इज स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। तो यहाँ पर मैंने कई टाइप हैं उनको लिख के भी दिया है बच्चा, आप देख चाहें तो इनको पढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चा, स्कार्ड्स मीन इट इज अ बर्न कॉज्ड बाय। बेटा जी, स्काल्ड जो बर्न होता है उसका मतलब होता है जैसे कि आपका प्रेशर कुकर होता है, और प्रेशर कुकर में जो भाप निकलती है उस भाप से जल जाना। उस प्रेशर कुकर की भाप जो निकलती है, उस भाप से जल जाना, मतलब कि जो स्टीम होती है, स्टीम से जल जाना। समझ में आ रहा है। अब स्टीम कैसी होती है बेटा, मोस्ट होती है, तो ये हीट कैसी हीट कहलाएगी, मोस्ट हीट। ये ड्राई हीट नहीं है बच्चा, ये मोस्ट हीट होती है।
तो अगर वो सीट से आप जो चल रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं बेटा जी, इसे हम स्कार्ड्स कहते हैं। तो ये भी हमें क्वेश्चंस, बहुत इजी क्वेश्चंस है, डायरेक्ट इसका आंसर है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर बेटा जी मोस्ट हीट हो सकता है। तो इसका इस तरीके से आप जल जाते हैं। कई बार आपको जो है, आप होता है ना, कई बार आप जो है प्रेशर कुकर जो होता है उसकी जो सीटी होती है उसका हाथ लगा देते हैं, उसके ऊपर कर रहे थे, उसमें से जो है भाप निकले और आपका हाथ जो है जल गया। तो बेटा जी वो क्या कहलाता है आपका, ये आपका जो है स्कार्ड्स कहलाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन की डिस्कशन करेंगे। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के बीच में शेयर करें, जिससे सब लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले और कुछ क्वेश्चन वो अपना नॉलेज इंप्रूव करने में योगदान ले पाए। विच एग्जामिनेशन इज डन टू कंफर्म द टीबी मेनिंजाइटिस। बच्चा अगर टीबी मेनिंजाइटिस है किसी व्यक्ति को, तो उसके लिए हम कौन सा एग्जामिनेशन टेस्ट करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास में स्पूटम एग्जामिनेशन, सेकंड ऑप्शन है हमारे पास में सीएसएफ एग्जामिनेशन, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास में स्पाइनल टैप और फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास में लंबर पंक्चर। देखिए बेटा जी, सब लोग आंसर करने का प्रयास करिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। यस बेटा जी, अगर आपसे पूछा जाता है कि आपको जो है टीबी हुआ है, टीबी के लिए बढ़िया टेस्ट बताइए, तो टीबी के लिए, पल्मोनरी टीबी के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट आपका स्पूटम एग्जामिनेशन होता है। बट बेटा जी यहाँ पर टीबी मेनिंजाइटिस के साथ है, मतलब आपका ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में है बेटा। जो आपकी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की जो कवरिंग होती है उसे मेनिंजीज कहते हैं, और उस मेनिंजीज के अंदर टीबी है। तो बेटा जी यहाँ के लिए स्पूटम से काम नहीं चलेगा, यहाँ के लिए आपको सीएसएफ का एग्जामिन करना पड़ेगा। तो यहाँ बढ़िया आंसर आपका क्या हो सकता है बेटा, सीएसएफ एग्जामिनेशन इज अ कंफर्मेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर दिस। तो मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बातें आपको समझ में आ रही है बेटा जी, कि आपको क्या करना है। और आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा सीएसएफ है, सीएसएफ को कलेक्ट करने के लिए लंबर पंचर करते हैं बेटा। और लंबर पंचर के लिए अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन साइट क्या होती है, अडल्ट और चाइल्ड नहीं लिख के दिया जाए, तो आपका आंसर L4 L5 होती है। अगर क्वेश्चन आपका पूछा जाता है मोस्ट कॉमन साइट फॉर लंबर पंचर इन चाइल्ड बेटा, तो भी आपका आंसर L4 L5 होता है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन साइट फॉर लंबर पंचर इन अडल्ट, देन आपका आंसर बेटा L3 L4 होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपके जो है कई बार पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको याद होने चाहिए। मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि बेटा जी ये सारे क्वेश्चंस आपको याद रहेंगे, अच्छे से याद रख सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं रही होगी। देखिए बेटा जी, जब हम सीएसएफ का कलेक्शन करते हैं तो कम से कम जो है कम से कम 10 ml के आसपास हम कलेक्ट करते हैं, क्योंकि हम इसे मोस्टली कलेक्टेड सीएसएफ सैंपल इज इमीडिएटली डिवाइडेड टू द 3 ट्यूब्स। हम इसे 3 ट्यूब में लेते हैं। पहली जो ट्यूब होती है, मतलब केमिकल इन्वेस्टिगेशन हमें करनी है उसके लिए लेते हैं, इसके हम फ्रीजर में रख सकते हैं, ठीक है ना। सेकंड जो होती है वो माइक्रोबायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए होती है, कि हमें उसमें कोई बैक्टीरिया वायरस तो नहीं है, उस चीज़ को देखने के लिए करते हैं, तो वो हम रूम टेम्परेचर पर रख सकते हैं। और थर्ड जो ट्यूब होती है बेटा, वो साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए होती है, उसमें सेल्स में कोई डिफरेंस तो नहीं है, सेल्स में कोई चीज़ तो मतलब सेल्यूलर काउंटिंग के लिए, माइक्रोस्कोपिक इन्वेस्टिगेशन के लिए जो हम थर्ड ट्यूब यूज़ करते हैं, मतलब हम 3 तरीके से ट्यूब यूज़ कर सकते हैं बच्चा। तो ये आपके क्वेश्चन थे कुछ, जिनके बारे में हमने डिस्कशन किया। हम नेक्स्ट वीडियो के साथ में आपसे मिलेंगे, और इसी के साथ हम आपसे इजाज़त मांगते हैं। थैंक यू सो मच। फिर हम मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट क्लास के साथ।